श्री गणेशाय नमः। दंगल का दूसरा एपिसोड जो है उसमें आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है आचार्य धर्माधिकारी जी। तो दंगल के पहले एपिसोड में हमने इजराइल और ईरान के बीच में अभी ये जो युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, उसमें आगे क्या होगा वो बताया था। आचार्य जी ने 7 नवंबर की भी बात की थी, आपको शायद याद होगा, नहीं हो तो वो एपिसोड भी देख लें। और अगर आपको वो एपिसोड पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उसको शेयर करें और लाइक करें। ये जो एपिसोड है वो हम भारत और कनाडा के बीच में जो संबंधों में दरार आई है, ओके, ये तो आ रही थी ऐसी, मतलब लास्ट ईयर से शुरू हो गया था। तो ये आगे जाके ये किस तरह का रूप लेगा, क्या ये संबंध सुधरेंगे, क्या ये और बिगड़ेंगे, और जस्टिन ट्रूडो जो है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भविष्य क्या है, और भारत और कनाडा के जो संबंध है उसका भविष्य क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आचार्य जी, ये मैं टाइमलाइन देख रहा हूँ भारत और कनाडा के जो संबंध है उसकी। तो उसमें G20 हुआ था लास्ट ईयर सितंबर 10th 2023 कि जहां पे मोदी साहब ने जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को, ये थोड़ा आगाह किया था कि भाई ये जो आपके देश में ये जो खालिस्तान का जो सपोर्ट आप कर रहे हैं और जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भारत विरोधी एक्टिविटीज जो हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा आप कुछ करेंगे। ये सितंबर 10 को हुआ था। और फिर सितंबर 18 को ट्रूडो साहब ने अपने पार्लियामेंट में भारत के ऊपर ही ये सब इल्जाम लगा दिया कि भारत का हाथ है वो हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड। अब अगर हरदीप सिंह निज्जर के बारे में बात करें तो वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ओके, खाली भारत का ही नहीं, यूएस का भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो ऐसा कोई महान इंसान तो है नहीं, उसने काम भी ऐसे किए हुए हैं, बट उसका जो असैसिनेशन है उसका दोष ट्रूडो साहब ने भारत के ऊपर लगाया। तो ऐसा क्या था सितंबर 18 2023 को कि ये इंसिडेंट हुआ? सबसे पहले तो कनाडा की जो कुंडली है और जो भारत की जो कुंडली है, ओके, उसमें बेसिकली ये हो रहा है कि कनाडा की जो कुंडली बन रही है वो एज पर एस्ट्रोलॉजी मेष लगने की हो रही है, ओके, और इंडिया की जो कुंडली बन रही है वो वृषभ लगने की हो रही है। ओहो, तो टेक्निकली ये दोनों एक दूसरे के 12th हाउस में है। तो हमेशा अभी का नहीं, लेकिन अगर पास्ट में भी देखें तो कनाडा के साथ हमारे रिलेशन एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल या एजुकेशन, हमारे जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उस रेफरेंस से हुआ है, वरना कभी इनडायरेक्ट या डायरेक्टली इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, क्योंकि बेसिक कुंडली में ही लिखा हुआ है। क्योंकि आपकी बात एकदम सही है। सॉरी आचार्य जी आपको इंटरप्ट करने के लिए, बट आपकी ये बात सही है। उसका रीजन क्या है? आ, आज से बहुत साल पहले, मतलब 9/11 से पहले, जो सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना जिसको मानी जाती है, एयर इंडिया का तनिष्का बॉम्बिंग, वो हुआ था। कनाडा से एक विमान जा रहा था उसमें, और उसका जो आरोपी था वो सबको पता था। उस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो के फादर हिस्ट्री से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, और भारत ने ये जो टेररिस्ट था उसका एक्सट्रेडिशन मांगा था कि हमें इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ये बॉम्बिंग किया। उसने एक्सट्रेडिशन नहीं दिया था। तो हिस्ट्री भी आपकी बात सही है। ये आप मतलब जो बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजिकली कि हमारा और कनाडा का जो एसेंडेंट लॉर्ड जो है वो 1 और 12 का रिलेशनशिप है, तो संबंध कभी भी ऐसे कोई अच्छे नहीं रहे। और सर, जैसे आपने जो डेट बताई, उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि कनाडा की कुंडली में 7th हाउस से एक ऐसा प्लेनेट जा रहा था जो सपोर्टिव नहीं था। और कोई भी कंट्री की चार्ट में 7th हाउस फॉरेन अफेयर्स का देखा जाता है, पार्टनर कंट्रीज का देखा जाता है, दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध रहेंगे उसके लिए देखा जाता है, पब्लिक लाइफ देखी जाती है। तो जब ट्रूडो ने अपनी संसद में ये जो बयान दिया, उसी टाइम पे उनके लिए, मतलब कनाडा की कुंडली में 7th हाउस इतना डिस्टर्ब हो रहा था ताकि वो प्रेरित हुए कि ऐसा बोले।
और वहीं से यात्रा शुरू हुई लास्ट ईयर से। ओके, मतलब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिविजुअल कुंडली में भी अगर आप सेवंथ हाउस देखें तो वहां से आपका पार्टनर देखा जाता है, लाइफ पार्टनर देखा जाता है, पार्टनरशिप्स देखी जाती है, बिजनेस पार्टनरशिप्स, और आपका पब्लिक इमेज देखा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेवंथ हाउस में जब कोई नेगेटिव प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो उस टाइम पे आपकी जो पब्लिक इमेज है उसको हार्म करता है। तो ये जो देखना, मतलब ये जो इंटरप्रिटेशन है वो आपके सेवंथ हाउस से होता है। कंट्रीज के केस में भी क्योंकि वो सेवंथ हाउस में नेगेटिव प्लैनेट का ट्रांजिट था, उसने रिलेशनशिप बिगाड़ा। ओके, सो ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये सितंबर 18 वाला, तो उसके सामने काफी तीखी प्रतिक्रिया आई हमारे एक्सटर्नल अफेयर से कि ठीक है, आप ये हमको इस तरह से हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो हमें प्रूफ दो। ओके, जो कि वो लोग नहीं दे पाए। और आई थिंक सितंबर 22 को भारत ने वीजा सस्पेंड कर दिए कैनेडियंस के लिए, नए वीजा हमने सस्पेंड कर दिए। और कनाडा से बोला कि भाई आपका जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको कम करो, मतलब डिप्लोमेटिक पैरिटी लाओ। मतलब हमारे जितने डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं उतने ही डिप्लोमेट्स आप इंडिया में रख सकते हो। उस टाइम तक पैरिटी नहीं थी। तो और यही चीज, मतलब ये जो कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उसने अक्टूबर 20 लास्ट ईयर को 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को हमने एक्सपेल कर दिया, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी कंट्री ने किसी और कंट्री के इतने सारे डिप्लोमेट्स एक ही दिन में कभी एक्सपेल नहीं किए। तो मतलब दिस वाज अ मेजर डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन। तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश। बहुत अच्छा, ये जो मतलब जो माइक्रो आपने पूछा है, और उस दिन की, क्योंकि ये जो घटना होने वाली थी वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कुंडली में होनी चाहिए। बराबर। तो कनाडा की कुंडली में उस समय पे, जैसे हमने बात की सेवंथ हाउस की, तो जब पहली बार ये घटना हुई जो टूडू ने अपने संसद में बयान दिया, उस टाइम तो केवल केतु ही था। लेकिन ये जब, जैसे आपने बताया, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी घटना हुई अक्टूबर 20 को, उस दिन केतु, सूर्य, बुध और मंगल एक साथ 4 ग्रह ऑलरेडी उनकी कुंडली में, एक ग्रह तो था ही। मतलब एक चेयर में अगर कोई 5 लोग बैठ जाए तो उस चेयर की क्या स्थिति होगी, वही स्थिति हुई उस रिलेशन की। कि जहाँ हमने भी बहुत ही हार्ड एक्शन लिया उसके सामने, उन्होंने भी प्रतिक्रिया की। और सर, देखने वाली बात ये है कि जो भी घटना होती है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास ही होती है। बराबर, ये एक टेक्निकल चीज आप देखेंगे। सो ऐसा क्यों हो रहा है आचार्य, ये भी आप बता सकते हैं। सर, इसमें ऐसा है कि कनाडा की कुंडली में जब सूर्य 6ठे स्थान में, जो कहीं ना कहीं यूनियन का है, कहीं ना कहीं विरोध का है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का है, कहीं ना कहीं एनिमी का है, वहां से सूर्य जाता है तो वो एक्शन में आता है। 7th हाउस में जाता है तो वो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। बराबर। 8th हाउस में वो अपना कॉन्फिडेंस गंवा बैठते हैं। बराबर। तो जब केवल इंडिया के साथ नहीं, आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो कनाडा जब भी एक्शन में आया है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उनके साथ दुर्घटना होती है। अच्छा। फिर वो आपातिक कुछ हो सकता है, या सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कनाडा की कुंडली में कि 3 महीने उनके अच्छे नहीं जाते हैं। और वही कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी उन्होंने ऐसा ही किया, ये साल भी अभी चालू है उनका ये बयानबाजी। जी सर। बराबर। अच्छा, दर्शक मित्रों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता था। आचार्य जी ने हमें ये बताया कि अक्टूबर 20 को केतु 7th हाउस से, हाँ, केतु, फिर मंगल, फिर बुध और सूर्य 4 ग्रह 7th हाउस में आ गए। अब टेक्निकली इसको एस्ट्रोलॉजी में स्टेलियम बोलते हैं। ओके, टेक्निकल शब्द जो है वो स्टेलियम। स्टेलियम क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारी कुंडली में हम 9 ग्रह जनरली देखते हैं। अगर उसमें से 4 ग्रह एक ही हाउस में आ जाए, मतलब या इस केस में 7th हाउस में, तो पूरी जो कुंडली है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। ओके, और वो पर्टिकुलर हाउस के बारे में रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेंगे या ज्यादा दिखेंगे।
इसी तरह से अगर किसी इंडिविजुअल की कुंडली में, अगर से अक्टूबर 20 को कोई इंडिविजुअल का बर्थ हुआ है, कोई किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, तो उसकी कुंडली में भी जो 7th हाउस है उसके बारे में उसके लाइफ में इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। और जब भी कोई प्लैनेट 7th हाउस से पास होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके बारे में उसकी लाइफ में इंसिडेंट्स होते रहेंगे। इस तरह से कुंडली देखी जाती है। बट उसकी जो कुंडली है वो बेसिकली अनबैलेंस्ड कुंडली हो गई, क्योंकि 9 में से 4 ग्रह ऑलमोस्ट 50% एक ही हाउस में बैठ गए। जैसे मित्रों आपने सर ने बताया कि जो स्टेलियम की बात की, मुझे यहाँ एक घटना याद आती है बराबर कि जहाँ स्टेलियम होता है उस हाउस से रिलेटेड कुछ न कुछ घटनाएं होती है। तो इंडिया और पाकिस्तान की कुंडली में केवल एक दिन का अंतर है। बराबर। तो हमारी वृषभ लग्न की कुंडली उदित होती है और पाकिस्तान की मिथुन लग्न की कुंडली उदित होती है। तो भारत की कुंडली में जो स्टेलियम आ रहा है उसमें 5 ग्रह एक साथ है। अच्छा। जो हमारे 3rd हाउस में है, जो पराक्रम का है, बराबर। और पाकिस्तान के लिए वो फाइनेंस हाउस है। अच्छा, तो सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में, फाइनेंस हाउस में। बराबर। तो आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की जो भी स्थिति है फाइनेंशियली, और इंडिया का जो प्रोग्रेस है, कम्युनिकेशन, संचार, रेलवे, तो ये अब जैसे सर ने बात किया, ये स्टेलियम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई स्टेलियम है तो उस हाउस से रिलेटेड कुछ न कुछ चैलेंजेस आती रहेगी, जो आप ज्योतिष को एक बार रिफर करके उस हाउस से रिलेटेड अगर कुछ सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। बराबर बराबर। अच्छा आचार्य जी, ये जो सिलसिला हुआ, ये जो अक्टूबर 20 को हमने जो 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी नवंबर 29 को एक निखिल गुप्ता नाम के इंडिविजुअल को, ये अपने जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, 6 फॉर जस्टिस, उसके ऊपर एक जिसे क्या बोलते हैं, प्लॉट टू मर्डर, कि भाई इनको मार देने की जो साजिश है, उस चक्कर में उनको आई थिंक उनका उन लोगों ने जिक्र किया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने भी एक हाई लेवल कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बनाई। अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये जो इश्यू है, जो खालिस्तान के जो समर्थक हैं, जो एक केस में जो निज्जर साहब जो थे, अब और दूसरे में वो पन्नू थे, तो भारत का कनाडा के सामने जो रवैया रहता है वो काफी एग्रेसिव रहता है। बट भारत का जो यूएसए के साथ जो रहता है वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल रहता है, जहाँ पे वो लोग ऐसा बोलते हैं, यूएस ऐसा बोलता है कि नहीं भाई हमने इनको पकड़ा है, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, हमको थोड़ा और प्रूफ दो, वी विल कोऑपरेट विद यू। तो ये डिफरेंस आप क्या बता सकते हैं कि ये डिफरेंस क्यों है इस तरह से? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इंडिया की कुंडली वृषभ की है, कनाडा की मेष की है, बराबर। ऐसे ही यूएसए की जो कुंडली है वो सिंह लग्न की उदित होती है। ओके। तो हमारा जो रिलेशन है यूएसए के साथ, वो कहीं ना कहीं सुख का है, सेटिस्फेक्शन का है, और डायरेक्ट इनडायरेक्टली फाइनेंस से जुड़ा हुआ ही भी है। बराबर। तो जहां जहां फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका अपने जो भी सेंटेंस है उनको अंडरटोन कर देता है। तो जो रिलेशन कनाडा के साथ है, भले वो कनाडा बाय डिफॉल्ट यूएसए के अंडर में ही है, लेकिन जो डायलॉग होते हैं तो यूएसए के कुछ अलग होते हैं और कनाडा के अलग होते हैं, क्योंकि सिंह लग्न की जो उदित होती है कुंडली, वो हमारी भारत की कुंडली और उनके साथ थोड़ी बहुत मैच होती है। बराबर बराबर। सो दर्शक मित्रों, ये कितना अमेजिंग है, इश्यू सेम ही है, खालिस्तान से रिलेटेड ही है, बट क्योंकि भारत और यूएसए की कुंडली में एक पर्टिकुलर प्रकार की मित्रता है, वो ऐसा दिखाती है कि वृषभ लग्न और सिंह लग्न की एक पर्टिकुलर प्रकार की मित्रता है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रकार का रिलेशनशिप है। और वृषभ लग्न और कनाडा का मेष लग्न की जो 1 और 12 का रिलेशनशिप होता है, ओके, तो मतलब आप देख सकते हैं कि सेम इश्यू के लिए भारत कनाडा के सामने अलग तरीके से पेश आता है और भारत यूएसए के साथ अलग तरीके से पेश आता है। तो आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे कि जहाँ पे आप कुछ इंडिविजुअल्स के साथ अच्छे से मतलब मिलनसार रूप से पेश आते हैं, कुछ लोगों के साथ आपको बिल्कुल मजा नहीं आता। तो ये सब में कहीं ना कहीं कुंडली काम करती है इस तरह से। अब आगे चलते हैं। तो अपना 2024 में से जून 15 को जो G7 का जो समिट हुआ था,
उसमें भारत और कनाडा ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया कि हाँ, हम साथ में काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट जून 16 को एक निखिल गुप्ता नाम के जो इंडियन है, उसको चेक रिपब्लिक से यूएस में एक्सट्रेडिट कर लिया गया। और यूएस ऐसा बोल रहे हैं कि ये बंदा जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मर्डर करने का प्लॉट कर रहा था। ऐसा ऐसा कुछ उसके उसमें चल रहा है। इनफैक्ट अभी भी कुछ टाइम पहले उनके कोर्ट में जो इसका जो प्रोसीडिंग चल रहा है, उसमें भारत से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उन्होंने मतलब यूएस के कोर्ट्स में अजीत डोवाल को भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बोला है। इसीलिए ये जो अभी मोदी जी का जो विजिट हुआ यूएस में, उसमें डोवाल साहब वो विजिट में नहीं गए, वरना डोवाल साहब जनरली मोदी जी के साथ जाते हैं। तो इसका कुछ आपको लगता है कि इसका डेवलपमेंट मतलब कैसे होगा, इस पर्टिकुलर थ्रेड का डेवलपमेंट? जैसे लास्ट ईयर हमने जो इंसिडेंट देखे, उसमें जो सेवंथ और डिस्ट्रिक्ट था कनाडा की कुंडली में, वो ट्रांजिट एक साल में के दौरान जो चेंज हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है उनके 6th और 12th हाउस से। ओके। तो 12th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जो नहीं लेने चाहिए। बराबर। प्लस कहीं ना कहीं वो 6th हाउस इन्वॉल्व हुआ, तो 6th हाउस से वो डेली इनकम का भी है। तो आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जब संसद में ट्रूडो ने जब बोला था, उसके बाद उनकी जो एजुकेशन बेस पे जाने वाले जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, हाँ। वो उनकी उनकी अर्निंग कम ही। बराबर। तो कनाडा की कुंडली में डेली इनकम का जो हाउस है वो भी डिस्टर्ब हुआ। 6th हाउस कहीं ना कहीं यूनियन का भी है। तो आप देखेंगे तो लास्ट ईयर बहुत सारे अलग अलग यूनियन, अलग अलग खालिस्तानी के जो वहां से जुलूस निकले, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। तो ये यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है और आने वाले समय में भी ये एक्सट्रीम होता जाएगा। तो धीरे धीरे कनाडा एक ऐसे लूप में जा रहा है जहां जो जो निर्णय नहीं लेने चाहिए, ऐसे वो बयानबाजी उन्होंने स्टार्ट कर दी और आगे जाके उनके लिए बहुत नेगेटिव की संभावना को बेस बना रहे हैं। ओके, आपकी बात एकदम सही है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग था, बट हम उस पे आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे हर साल जो बच्चे उधर पढ़ने जाते हैं, वो लोग तकरीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कनाडा। और एक्चुअली उधर कैसा है कि जैसे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में अगर कोई कोर्स फॉरेन नेशनल के लिए अगर $1 लाख का है, तो वही कोर्स कैनेडियन सिटीजन के लिए 7,000 या 10,000 डॉलर का है। तो एक्चुअली हमारे बच्चे जो जाते हैं उधर, वो उसके जो लोकल सिटीजन है उसका एजुकेशन सब्सिडाइज करते हैं। और तो हमारे बच्चे अगर जाना कम हुए तो डेफिनेटली इतनी सब्सिडी मिलेगी नहीं उस लोकल कैनेडियंस को। तो उनका जो अभी जो $10,000 वो दे रहे हैं, वो शायद 25,000 $30,000 हो जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि ये डायरेक्शन में जा रहा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है, तो एजुकेशन फोकस रखते हुए हमारे बच्चे वहां जाते हैं, वहां से यहाँ आते, तो ये एजुकेशन फोकस में है। लेकिन आफ्टर जून जुपिटर का जो सपोर्ट है वो इंडिया को भी थोड़ा कम हो जाएगा और कनाडा के लिए भी कम हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी है, ये साल का जून, ये 2024 का जून, ओके, उसके बाद, जून के बाद। बराबर। तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि 2025 के मिडल आते आते कनाडा को ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी कि इंडिया से बच्चे आए। अच्छा, ऐसी वहां कुछ घटनाएं होगी कि अभी जो स्थिति है, क्योंकि फाइनेंशियली वो धीरे धीरे जुपिटर का उनका जो बल है वो कम होता जाएगा और उनको इंडिया से बच्चे लाने के लिए अलग अलग स्कीम लानी पड़ेगी। अच्छा। अलग अलग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ऐसी घटना होने वाली है। मतलब वही हो रहा है कि वो एक ऐसे लूप में जा रहे हैं जो उनको लिए फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए बेस बना रहे हैं। एक और बात भी है, भारत और कनाडा के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है उसमें तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर्स कनाडा के जो पेंशन फंड है उन्होंने भारत में इन्वेस्ट किए, क्योंकि कनाडा में तो उसका उतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है। तो इंडिया एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी है तो यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। ऐसी
ऐसा अभी डिस्कशंस होने लगा है कि जहां पे अगर कनाडा ये इस अपना जो रवैया नहीं बदलता तो शायद हमें जो डिविडेंड पेमेंट जो जाता है कनाडा को ये पेंशन फंड्स के इन्वेस्टमेंट पे वो शायद रोक देना चाहिए। तो ऐसा कुछ होगा क्या? 17 दिसंबर 2024 से लेके 17 फरवरी, ऑलमोस्ट मतलब दिसंबर से फरवरी 24-25 का जो टाइम फ्रेम है, वहाँ कनाडा की कुंडली और हमारी कुंडली को अगर मैच मेकिंग करके देखे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेशन है, फॉरेन ट्रेड्स है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है, और मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं रिलीजन भी इसमें ऐड हो सकता है, शायद ये खालिस्तान वाला हो। हाँ, ये रिलीजियस मूवमेंट जैसा तो ही कुछ। ये जो दिसंबर 24 से लेके फरवरी 25 का जो समय है वो कनाडा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बराबर। ऐसी घटनाएं साकार होगी जो इनके लिए हाई रिस्क वाली हो सकती है। अच्छा। और मैं ये देख रहा हूँ कि मार्च और मई का जो समय है 25 का, वो तो उनके लिए कहीं क्रिमिनल रेट्स भी बढ़ जाएंगे, यूनियनबाजी बहुत बढ़ जाएगी, एब्रोड से रिलेटेड उनके जो भी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। मतलब दिसंबर से लेके मई तक, दिसंबर 24 से मई 25 का समय कनाडा के लिए बिल्कुल अनइवन पैटर्न बनाएगा, बिल्कुल माइनस पैटर्न बनाएगा। क्राइम रेट्स बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, रिलीजन से रिलेटेड कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आने वाला समय कनाडा के लिए एक बजट समान है। अगर अभी भी वो सही रास्ते पे नहीं आए तो आने वाला समय बहुत ही टफ रह सकता है। ओके। आचार्य जी, एक और प्रश्न था मेरा। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के रिलेटेड ये जो निखिल गुप्ता को यूएस में एक्सट्राडाइट किया, उस वो वहां पे यूएस में एक केस चल रहा है। ओके। और जैसे उन्होंने दोवाल साहब को भी वो केस में इन्वॉल्व किया है। और एक्चुअली अभी वॉशिंगटन पोस्ट में जो एक बंदे ने आर्टिकल लिखा था उसमें तो उसने ये भी बोला था कि शायद इसमें अमित शाह का भी इन्वॉल्व है। ओके। तो आपको क्या लगता है ये जो पर्टिकुलर मैटर है भारत और यूएस के बीच में वो किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या आप ऐसा कुछ उसमें बता सकते हो? क्योंकि ये खालिस्तान इश्यू के साथ ही रिलेटेड है, बट यूएस और इंडिया के बीच में। इंडिया की कुंडली में जो फॉरेन के साथ जो रिलेशन देखा जाता है, या हमारा जो क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्टली गृह प्रधान इन्वॉल्व है, हमारे एनएसए इन्वॉल्व है, ऐसे जो बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले का जो नाम आ रहा है, तो ये आफ्टर मतलब अभी एक साल और चलेगा। 25 के एंड तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन 2026 से 2028 का जो समय है वो इंडिया के लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही पॉजिटिव है। केवल यूएसए ही नहीं, जितने भी बड़े शीर्ष या बड़े कंट्रीज है जिसको हम कहते हैं ये विकसित देश है, बराबर, उनके ऊपर हम हावी हो जाएंगे। और हमारा जो रुतबा है या हमारा जो प्रभुत्व है, हमारा जो होल्ड है, वो और बढ़ने वाला है। तो अभी ये जो भी चर्चाएं हो रही है, जो प्रेशर आ रहा है इंटरनेशनली, वो अभी एक आध साल और चलेगा। ओके। सो दर्शक मित्रों, जैसे आचार्य जी ने बताया, एक पर्टिकुलर खालिस्तान का इशू है जिसमें भारत और कनाडा इन्वॉल्व है और भारत और यूएस इन्वॉल्व है। यूएस थोड़ा सा साइड में, मतलब वो पन्नू के थ्रू इन्वॉल्व है, बट इन्वॉल्व तो है। और पन्नू भी ड्यूअल सिटीजन है, वो यूएस और कनाडा दोनों का सिटीजन है। तो भारत और कनाडा के बीच में ये जो इश्यू चल रहा है उसमें आप मतलब जैसे आचार्य जी ने बताया कि कनाडा में और प्रॉब्लम्स होते रहेंगे और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। और भारत और यूएसए के बीच में जो ये है वो बाय द एंड ऑफ 2025 शायद ये रिजॉल्व हो जाए पॉजिटिवली, और वो डायरेक्शन एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको मैं ये बेसिकली बताना चाहता था कि ये जो कुंडलियां जो है वो कितनी सटीक तरीके से काम करती है, वही इश्यू, बट एंटिटी अलग अलग हो जाने से, उसकी जो कुंडली अलग हो जाने से पूरा फ्यूचर बदल गया। अच्छा आचार्य जी, ये जो भारत और कनाडा का जो इशू है, जो अभी लेटेस्ट फायर अप हुआ, जैसे ये अक्टूबर 11 मतलब यही महीने में 11th और फिर 13th को हमने मतलब कनाडा ने हमें ये बताया कि हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर जो है उधर संजय वर्मा, वो अभी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो गए। मतलब हम मतलब कनाडा ऐसा मानता है कि संजय वर्मा भी ये हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस का
ब्रेकडाउन का बहुत ही बड़ा मतलब कारण है। तो ये क्यों हुआ, और ये मतलब इंसिडेंट ये अक्टूबर 13 को ही ये सब क्यों आया? अब ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेट से रिलेटेड है, या कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड भी है। तो उसमें सूर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, बराबर। क्योंकि सूर्य प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य कहीं ना कहीं जो कॉन्सुलेट में काम करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। सूर्य शीर्ष नेतृत्व होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी यूनिवर्स में सूर्य केतु के साथ है। बराबर। तो ये जब तक कॉम्बिनेशन रहेगा, ये कहीं ना कहीं ये बातचीत जारी रहेगी, एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी आने वाला महीना भी इसका समापन होता जाएगा, लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी। तो ओवरऑल आने वाले 45 डेज ये बयानबाजी रहेगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहां वो लोग अंडरटोन अपना सेंटेंस करके ये वापस समापन हो जाएगा। अच्छा, ओके ओके। हाँ, मतलब ये 13 को ये सब हुआ, फिर 14 को हमने उसके 6 डिप्लोमेट्स हमने भी एक्शन लिया। और बेसिकली हमने हमारे 6 डिप्लोमेट्स को तो रिकॉल कर लिया, और उनके 6 डिप्लोमेट्स को हमने एक्सपेल कर दिया। तो ये ओवरऑल 45-50 डेज ये सब चलेगा। बट आपको थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म देखें तो क्या आपको ये लग रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में जो ये डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हो चुका है अभी तो ऑलमोस्ट, तो उसमें कुछ सुधार आएगा, या कैसे कैसे रहेगा आगे जाके? इंडिया की ओर से अगर हम देखें तो हम कनाडा से अपने आप दूरी बनाए लेंगे। कनाडा हमारे पीछे होगा कि भी आप हमको हेल्प कीजिए। जैसे अभी अलग अलग कंट्री के साथ हुआ कि जहां हमने उनका रेवेन्यू बंद करने की कोशिश की, तो उनके पीएम हमारे वहां आए। हाँ। वापस रिलेशन सुधारने की कोशिश की मालदीव के साथ। तो ऐसा ही कनाडा हमारे साथ करने वाला है, वो रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम उनके साथ जो पहले रिश्ता था ऐसा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा आने वाला समय बहुत ही पॉजिटिव है और कनाडा लूप में जा रहा है, नेगेटिव एंगल की तरफ जा रहा है। तो वो हमको लुभाने की कोशिश करेगा, हमारे लिए स्पेशल पॉलिसी लाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस समय पे ट्रांजिट जो होगा उस हिसाब से हम हार्ड रिएक्शन तो जरूर लेंगे, क्योंकि इंडिया की कुंडली में सेकंड हाउस में ही मंगल है और मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। बराबर। तो केवल कनाडा के साथ नहीं, हमारे हर कंट्री के साथ जो रवैया होगा वो हमेशा हार्ड एस्पेक्ट के साथ ही आगे बढ़ेगा। ओके। और जस्टिन ट्रूडेव का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? मतलब उस, क्योंकि अभी तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, जगमीत सिंह ने उनका जो कोएलिशन था उसमें से निकल गए हैं। अभी कुछ 3-4 कैनेडियन स्टेट्स का इलेक्शन भी आ रहा है, और आई थिंक अगले साल उनका मेन जनरल इलेक्शन भी है। और उनके जो ओपोनेंट जो है, आई थिंक पियरी पॉलीविये या ऐसा कुछ नाम है उनका, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है अभी, बट वो काफी ऐसा लग रहा है कि शायद वो आ जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है जस्टिन ट्रूडेव का? जस्टिन ट्रूडो की 25 दिसंबर 1971 की उनकी जो सूर्य कुंडली अगर मिले, ओके, तो उनका कुंडली में चंद्र मंगल साथ में है, जो हमेशा एक ऐसे बयानबाजी में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, केवल इंडिया के साथ नहीं, लेकिन जहाँ जो बोलना चाहिए उसकी जगह कुछ और बोल देते हैं। ये इनका नेचर है, हार्ड रिएक्शन देना, फास्ट रिएक्शन देना, कुछ भी बिना सोचे बोलना, ये उनका नेचर है। इनफैक्ट आज क्या हुआ, अब उनके उधर भी एक इलेक्शन इंटरफेरेंस की इंक्वायरी चली। लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें चाइनीज इंटरफेरेंस हुआ था, तो उसमें ट्रूडेव साहब अपियर हुए, और आज ही मतलब 3 दिन पहले वो भारत पे इल्जाम लगाते हैं कि आपके जो संजय वर्मा जो है, जो आपके हाई कमिश्नर है, वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, और ये वो, और आज उसी इंक्वायरी में ऐसा बोले कि नहीं, हमारे पास तो खाली इंटेलिजेंस इनपुट से, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। तो मतलब आपकी बात एकदम सही है कि मतलब उन्होंने बिना सोचे ये चीज बोल दी। और सर दिक्कत की बात ये है उनकी कुंडली के हिसाब से कि आने वाला समय जहाँ ये दोनों ग्रह है वहां पे 6 ग्रह और आने वाले हैं। मतलब जैसे हमने स्टेलियम की बात की, मतलब मजा आने वाला है। तो वो ऐसे पैटर्न में काम करेंगे, ऐसे बिहेवियर पे काम करेंगे, ऐसे अलग अलग बयान देंगे, ऐसे ऐसे केवल यहाँ नहीं, वो अपने इलेक्शन में भी कुछ भी बोलते रहेंगे। हाँ। तो उसके कारण उनको अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही मेहनत लगेगी। और टेक्निकली अगर देखें तो 7.5 के एक्चुअल फेज में वो आने वाले हैं। तो आने वाले 2.5 से
5 साल उनके और उनकी पार्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वैसे हम उनकी पार्टी को तो ये सलाह नहीं दे सकते, लेकिन अगर उनकी पार्टी को बचाना है एज ए पार्टी, तो जस्टिन ट्रूडो को साइडलाइन करना चाहिए और नए अलग कैंडिडेट को प्रमोट करना चाहिए। हाँ, शायद ऐसा भी कुछ हो रहा है उनके खिलाफ, उन्हीं की पार्टी में कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनकी कुंडली डिस्टर्ब हो रही है। अब जिसकी कुंडली डिस्टर्ब हो रही है, तो एज ए पार्टी उनको पीएम फेस बनाना वो पार्टी के लिए सही नहीं माना। बराबर बराबर। अच्छा दर्शक मित्रों, मैं आपको एक और कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे आचार्य जी ने बताया कि भाई साढ़े साथी के मेन फेज में आने वाले हैं, उनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो साढ़े साथी हमारे देश में हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो ये मानते हैं कि वो नेगेटिव होती है या उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। साढ़े साथी शनि का एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, उसके कारण आता है। मतलब शनि जो मेन ग्रह है वो, अब शनि जो ग्रह है वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। अगर आप वो प्यार से सीख लेते हैं, अगर आप वो अपना दिमाग खुला रखते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मतलब मेरी लाइफ में मुझे ये चेंजेस करने चाहिए था, या मैं अभी तक इस तरह से बिहेव कर रहा था, उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ अलग तरीके से बिहेव कर, अगर आप ओपनली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप शनि जो है वो आपको बहुत बढ़िया लेसन सिखा के जाते हैं और आपको लाइफ में एक काफी ऊंची पोजीशन पे लेके जाते हैं। अगर आप रेजिस्ट करोगे जो शनि आपको सिखाना चाहते हैं, तो वो डंडे से सिखाएंगे। मतलब चॉइस आपकी है, आपको कैसे सीखना है आपको प्यार से सीखना है या आपको डंडे से सीखना है। बट फ्रैंकली साढ़े साथी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, उसमें आप बहुत बढ़िया तरक्की कर सकते हैं और उससे डरने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। बराबर ना आचार्य जी? शनि टीचर है, वो आपको क्लास से निकालेंगे नहीं, बेंच पे खड़ा करेंगे, लेसन करवाएंगे, और जब आप एज ए स्टूडेंट बाहर निकलेंगे तो नंबर 1 विद्यार्थी होकर निकलेंगे, लेकिन बेंच पे खड़ा करके लेसन तो शनि महाराज करवाएंगे। बराबर। तो मित्रों, ये एपिसोड जो है दंगल का, उसमें हमने भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो लास्ट ईयर से जैसे खराब होना चालू हुए, तो क्यों खराब होना चालू हुए, और उसकी जो पर्टिकुलर डेट्स है वहां पे जो इंसिडेंट्स हुए वो क्यों हुए, और आगे जाके क्या होगा, उसके बारे में हमने डिस्कशन की आचार्य जी से। आई होप आपको मजा आया होगा। हम अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलेंगे कुछ ऐसा ही, कुछ एक बढ़िया इश्यू लेके। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय।